everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे MCQs की ऑन द टॉपिक राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो चैप्टर है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे या कोई भी आप एग्जाम उठाओगे, यू विल सी कि पॉलिटी का जो सेक्शन है competitive एग्जाम्स में ना जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, competitive एग्जाम्स में ना पॉलिटी का सब्जेक्ट आता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पॉलिटी का आता है। और पॉलिटी के अंदर राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डीपीएसपीज हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने में मिल जाते हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बीट इन योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम और बीट इन दिस CUET का एग्जाम जो अब गवर्नमेंट कंडक्ट करने वाली है, या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम जहां पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आएगा, CDS में आता है, NDA में आता है, UPSC में आगे आता है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से इसको समझना और सुनना। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए, नाउ विल रीड अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस ऑन। ठीक है, सो आई विल कम हियर सो दैट यू कैन सी इन अ बेटर मैनर। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जब मैंने आपको थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाया था, मैंने राइट्स की एक डेफिनेशन दी थी TH ग्रीन के द्वारा, ठीक है ना। आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू द डेफिनेशन कि राइट्स क्लेम्स हैं, राइट डिमांड्स हैं, स्टेट सिटीजंस की डिमांड्स हैं। किस पे, आप किससे डिमांड कर सकते हो? आप उन्हीं से, या तो आप अपनी फैमिली से डिमांड कर सकते हो, ठीक है, उसे विश पूरा करना या ना करना उनकी मर्जी होती है। बट राइट्स के केस में, क्योंकि आप एक सिटीजन हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बेसिक नीड्स हैं, उसे फुलफिल करने के लिए आपको राइट्स चाहिए, वो आपको स्टेट प्रोवाइड करती है। सो द करेक्ट आंसर इज, देखने में बहुत क्लोज लगते हैं कि आप सोसाइटी से राइट मांग सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है सोसाइटी आपको राइट देगी कि नहीं देगी। ठीक है, इंडिविजुअल से आप मांग सकते हो, नेचर से मांग सकते हो। जब आप MCQs को देखोगे ना किसी भी एग्जाम के, ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। नाउ ऑप्शंस में से सिलेक्शन आंसर की आप उन बेसिस पे करोगे कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है, हाउ थोरो यू आर विद द कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ये है, इसका अंदर ये होता है, इसका कीवर्ड ये है, तो आपको चूज करना इजी हो जाएगा। नहीं तो आपको ये सारे ऑप्शंस एक जैसे लगेंगे। तो क्या हुआ? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस ऑन whom द स्टेट। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन हियर। Rights are claims of the citizens against the state. They prevent the state from being authoritarian and act as limitations on the power of legislature and executive. जब मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको कि FRs क्या है। FRs, these are limitations, किस पे? स्टेट की पावर पे। स्टेट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, स्टेट को एक लॉ बाउंड बैनर में काम करना पड़ेगा। वो लॉ कौन प्रोवाइड करता है? वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लॉज दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। स्टेट अपनी सारी पावर जो है उसी दायरे के अंडर रहकर जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स की जो है वो हानि करे। एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रवेंशन में हो। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ओके, दिस इज वर्किंग नॉट। राइट्स आर क्लेम्स ऑन द
स्टेट। किसी इंडिविजुअल पे, फैमिली पे, नेचर पे राइट्स नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट से डिमांड किए जाते हैं। ठीक है जी, मैंने पढ़ा दिया था वैसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अगेन फॉर योर बेटर नॉलेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम। अब आपको ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कभी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के, आपको देखने को मिलेगा कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई बहुत नॉवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बनने के करीब करीब 200 साल के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो जितनी इनोवेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अरीना में हो सकती थी तब तक हो चुकी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या बोला, हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि इंडिया को देखते हुए बेस्ट वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना, बेस्ट वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इस वजह से हमने वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस बोरो किए हैं, और हमने क्या क्या, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है उसका टेबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई हैव गिवन इट हियर। इवन इफ आई हैव नॉट गिवन इट, यू टेल मी, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट इट। वो रट लो इन द सेंस मीन्स यू क्रैम इट बाय हार्ट, क्योंकि उससे क्वेश्चन उठता ही उठता है। डीपीएसपी कहाँ से लिए, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली है, अच्छा कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है, इलेक्शन का प्रोसीजर कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन हमने किससे लिया है? वेस्ट में राइट्स का चैंपियन हम किसको बोलते हैं? राइट्स का चैंपियन वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में यूएस को बोला जाता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाया था, या फॉर दैट मैटर मैंने जब आपको कोल्ड वॉर, इफ यू एवर रीड कोल्ड वॉर विच विल कम इन क्लास 12th, आप उसमें देखोगे कॉन्फ्लिक्ट था किन में? यूएसए में, जो कि चैंपियन था इंडिविजुअल राइट्स का और लिबर्टी की बात करता था, और यूएसएसआर सोवियत यूनियन में, जो कि कम्युनिटी बेस्ड एक मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस रहता था। तो फंडामेंटल राइट्स की शुरू से ही जिसने झंडा उठाया हुआ है वो कौन सा मुल्क है? दैट इज यूएसए। सो द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन भी हमने यहीं से लिया है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है जी, चलें आगे। सी, दिस इज व्हाट इट सेज, FRs are borrowed from USA. They are enshrined in part 3. ये तो रट लो, दिस इज बियॉन्ड क्वेश्चन कि यू शुड नो द पार्ट जिसमें फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, FR पार्ट 3 में है, ओके। DPSP पार्ट 4 में है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी 4A में है। ये तीनों रटे होने चाहिए अगर पेपर में पूछ ले आपसे, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग में ही पूछ लिया जाए, ठीक है। दे आर जस्टिसिएबल, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि जस्टिसिएबल इनकी वायलेशन होती है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, रिट्स इशू करवा सकते हो कोर्ट से। There are total 6 fundamental rights provided in the Constitution. Equality, freedom of speech, articles याद कर लो, NCERT बुक में नहीं दिए हुए हैं 11वीं के, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं आर्टिकल। नॉट इन द CBSE एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम में पूछोगे, हो सकता है आपको यहाँ 4 आर्टिकल यहाँ ऐसे करके ऐसे लिख के दे दे और यहाँ उनके नाम दे दे और बोले मैच करो। दिस कैन बी आस्क्ड।
आई हैव टॉट यू फंडामेंटल राइट्स बहुत डिटेल में, है ना, मोर देन इनफ ऑफ डिटेल. प्लीज मेमोराइज देम, प्लीज लर्न देम. फ्रीडम तो ये हो गया 14, 18, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, ये आपके 19 से लेके 21 तक है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन 22 तक है. 23 एंड 24 रिलीजियस फ्रीडम. 25 से 28 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स. 29, just a second, some this issue going on with this pen, guys, pardon me. Right to constitutional remedies आपको 32 में देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो these fundamental rights और इनके आर्टिकल नंबर, ओके, रट लो, पेपर में आएंगे. ठीक है, सो प्लीज डोंट, तब ये मत कहना कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था और इन्होंने पूछ लिया. एनडीए में, सीडीएस में, यूपीएससी में आर्टिकल नंबर्स पूछे जा सकते हैं. एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यू शुड नो. पार्ट्स मैंने बता दिए कौन से तो कम से कम याद होने चाहिए. ठीक है जी, चले आगे. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो, इट कैन बी आस्क्ड. The doctrine of the basic structure of the Constitution was devised by the Supreme Court in the case. Basic structure का doctrine क्या था? This pardon my handwriting guys, calligraphy नहीं सीखी है मैंने. Basic structure का doctrine क्या था? 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच बैठती है. आई थिंक 7 और 9 जजेस, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. जज बेंच बैठती है. उसके पास एक केस जाता है जिसका नाम है केशव नंद भारती केस. बड़ा ही लैंडमार्क केस है. ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, अभी भी और आगे बहुत काम आने वाला, क्योंकि बहुत सवाल पूछते हैं इससे. केशव नंद भारती केस होता है सुप्रीम कोर्ट में. इसका ईयर भी याद कर लो, इट्स 1973. ओके, यू शुड रिमेंबर द ईयर ऑफ केशव नंद भारती केस. इसमें होता क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्ट्राइन देता है. डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है? एक प्रिंसिपल देता है जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, लेकिन कोर्ट ने अपने आप इजाद किया है. कोर्ट बोलता है कि सरकार या फिर कोई भी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी कानून या ऑर्डर लेके आती है, ऐसा कोई भी कानून या ऑर्डर लेके आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज या फंडामेंटल वैल्यूज या बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका बेसिक प्रेमिस है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है, अगर उसकी कॉन्ट्रवेंशन में वो है तो हम उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं. जुडिशरी उसको खारिज कर सकती है. तो अच्छा, कोर्ट से पूछा गया, उसने एडवोकेट्स ने पूछा, सर फिर बता दो बेसिक स्ट्रक्चर में आप क्या क्या बोल रहे हो कि क्या क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के. सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर स्ट्रोक खेला. सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हम विद टाइम आपको बताते जाएंगे, जैसे जैसे केसेस और आगे केसेस हम सुनते जाएंगे. सो दे लेफ्ट इट इन अ वेरी ओपन एंडेड वे. दे नेवर डिफाइंड कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बस ये ही ये है. आगे आगे जैसे केसेस आते गए तो उन्होंने उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड वो लोग करते गए. तो बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म ऐड किया गया, फेडरलिज्म ऐड किया गया, डेमोक्रेसी ऐड की गई, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत सारी जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग की पावर, ऐसे कई सारे प्रोविजंस जो हैं ओवर द टाइम विद जैसे से सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स ने केसेस सुने, इस डॉक्ट्राइन के अंदर इसके अंदर ऐड होते गए. लेकिन पहली बार ये डॉक्ट्राइन कब बना था, ये पेपर में पूछा जा सकता है कौन से केस में दिया गया था. वैसे ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बहुत हाई लेवल पे जाके, लाइक इफ यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और लॉ एग्जाम्स फॉर दैट मैटर, यू शुड नो द प्रोविजंस ऑफ ऑल द केसेस. नॉट ऑल द प्रोविजंस, लेकिन एक एक दो दो लाइन में आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें हुआ क्या था. जैसे मेनका गांधी केस में ये बोला गया था कि यू नो राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री, राइट टू गो अब्रॉड. मुझे यूएस जाना है, इंग्लैंड जाना है, वो मेरा राइट वो मेरा फंडामेंटल राइट है. और वैसे आप देखोगे कि आर्टिकल 19 में है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री
आर्टिकल 19 में है ना, लेकिन वो इंटरनल मूवमेंट की बात है। एक्सटर्नल इंटरनेशनल मूवमेंट मेनका गांधी केस में दिया गया था और बोला गया वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोविजंस कुछ बहुत लैंडमार्क केसेस है। उनमें से सबसे ज्यादा लैंडमार्क केस केशवनंद भारती केस है 1973 का। केशवनंद भारती, आई थिंक ही वाज अ महंत ऑफ सम मठ, और उनका कोई डिस्प्यूट हो गया था एंड देन द केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें फिर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया। तो इसलिए कौन सा ईयर है 1973, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन कब दिया गया है? केशवनंद भारती केस में। आई होप आई एम क्लियर हियर, प्लीज लर्न दिस, ओके। See, there's a history of that. The Keshavanand Bharati judgment introduced the basic structure. The Parliament's unlimited power to amend the Constitution is subject to one restriction, that it should not dilute or violate the basic structure of the Constitution. ठीक है जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया. This is in a very fancy language. यहाँ लिखा हुआ है, or the effects of the amendment should not be abrogating or disturbing nature towards the basic structure. कोर्ट ने बोल तो दिया हम बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। कोर्ट से जब पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कोर्ट ने बोला द स्ट्रक्चर विच इज वेरी बेसिक, विच इज द प्रेमिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिड नॉट डिफाइन। एंड इट्स गुड दैट दे डिड नॉट डिफाइन, क्योंकि वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, वो ओपन एंडेड है। इसी वजह से जुडिशरी जो है इतनी डायनामिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट करती चली जाती है और गवर्नमेंट की जो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है यूजिंग दिस वेरी डॉक्ट्राइन। द वर्डिक्ट अपहेल्ड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू जुडिशियली रिव्यू लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। इट इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्सेप्ट मीन्स हर ऑर्गन अपने डोमेन में सुप्रीम है, लेकिन हर ऑर्गन अपने डोमेन में ही काम करेगा, एनक्रोच नहीं करेगा। मॉन्टेस्क्यू वाज अ फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर, उनकी किताब का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बारी, आई थिंक इन द 18th सेंचुरी। तो उसी कॉन्सेप्ट को अपहोल्ड करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्राइन बना कि जुडिशरी जो है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को एनक्रोच नहीं करेगी, नहीं तो उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे। कोर वैल्यूज मैंने बता दिया, डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, ठीक है ना। कोर वैल्यूज में ये सब है। if you have a habit of reading newspapers ना, so some like 5-6 years back I think गवर्नमेंट एक नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट वो लेके आई थी, बिल लेके आई थी, जिसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जैसे इलेक्ट होते हैं, अभी तो कोलेजियम सिस्टम से इलेक्ट होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जैसे इलेक्ट होते हैं, उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने बोला था कि गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स और जजेस मिलके जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको इलेक्ट करेंगे। लेकिन जुडिशरी ने वो अमेंडमेंट खारिज कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी ने बोला वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सो दैट वाज द NJAC बोलते हैं उसको, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट, NJAC है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, प्लीज सी दिस एंड चेक इट योरसेल्फ। NJAC की जो अमेंडमेंट थी, कोर्ट ने इसी के दायरे के अंदर आके खारिज कर दी थी। इट्स एन एग्जाम्पल यू शुड नो एक्चुअली। प्लीज गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दे आर गुड फॉर यू, क्योंकि फिर आपको एग्जाम्पल्स सूझने लग जाएंगे, आप अपनी थ्योरी के साथ एग्जाम्पल्स को कोरिलेट कर पाओगे, आपको एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगेगा। आई एम नॉट सेइंग रीड द हिंदू, बहुत मुश्किल मत पढ़ो, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक न्यूज़पेपर्स जो भी घर पे आ रहा है, प्रेफरेबली इंग्लिश। हिंदी न्यूज़पेपर्स में थोड़ी खबरें इधर उधर की बहुत आती हैं, यू नो, एंड डू रीड दी एडिटोरियल सेक्शन, इट्स गुड फॉर यू। एक इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी अगर ये पढ़ोगे। इसके लिए चाहिए, NDA में बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, CDS में यू नीड रियल गुड इंग्लिश। So if you want to get into the humanities side, you should have a good hold over
इंग्लिश, क्योंकि फिर लिखना उतनी आप ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाते हो अपने व्यू पॉइंट को। सो रीड एडिटोरियल्स, ट्रिब्यून आ रहा है, ट्रिब्यून पढ़ लो, हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है, you know, read that. If you have Indian Express, very good, it's a nice newspaper. Do focus on the editorials. ठीक है, आगे चलें। Question 4. Which of the following is an absolute right? Not keywords को ना अंडरलाइन कर दिया करो, पेपर में भी keywords के ऊपर डब्बा बना लिया करो, डब्बा बना लिया करो, अंडरलाइन कर दिया करो, गोला बना लिया करो, ताकि याद रहेगा। Which of the following is an absolute right? Not subject to any reasonable restrictions. Absolute right का मतलब क्या होता है? Absolute right का मतलब ये होता है कि वो किसी भी circumstances में, किसी भी conditions में आपसे छीना नहीं जा सकता, वो आपसे वापस लिया नहीं जा सकता। जब मैं फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तब मैंने समझाया था कि अनटचेबिलिटी का ओरिजिन कैसे होता है। हिस्ट्री में जाओगे, जब आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो आप देखोगे कैसे अर्ली वैदिक एज, जो कि मोर और लेस इगैलिटेरियन थी इन नेचर, कैसे लेटर वैदिक एज में कितनी अनइक्वल हो जाती है, कैसे जो पहले आप प्रोफेशंस जो थे वो आपके कैपेबिलिटी बेस्ड हुआ करते थे कि मैं अगर लोहार में काम अच्छा आता है तो मैं लोहार बन सकती हूँ, ठीक है। लेकिन बाद में कैसे वो बर्थ बेस्ड हो गए, कास्ट कैसे बर्थ बेस्ड हो गई, ठीक है। और इसका ओरिजिन मैंने बताया था ऋग्वेद के कौन से मंडल से है, 10th मंडल से है। कौन सी थ्योरी है, पुरुषुक्त थ्योरी है। पेपर में पूछ लेंगे कहाँ से आपको कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से, अब मैं इसके साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन बता रही हूँ, याद कर लो। कास्ट सिस्टम का ओरिजिन इंडिया में आपको कहाँ से देखने को मिलता है, आपको ये ऋग्वेद के 10th मंडल से देखने को मिलता है, ठीक है। 10th मंडल, मंडल का मतलब चैप्टर होता है, तो ऋग्वेद का 10वां चैप्टर, ठीक है। और कौन सी थ्योरी है, पुरुषुक्त थ्योरी। इस थ्योरी में ही दिया गया है कि ब्राह्मण के मुख या सर से निकले ब्राह्मण, ब्रह्मांड भगवान के मुख या सर से निकले ब्राह्मण, भुजाओं से हाथ से निकले क्षत्रिय, झांगों से थाइस से निकले वैश्य, और फीट पैरों से निकले शूद्र। यहाँ पे लिखी गई है ये बात, जो कि आगे जाके एक बेस बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट सिस्टम इंडिया आज तक फेस कर रहा है उसका, ठीक है। पूछ लेंगे कहाँ से है, ऋग्वेद से। कौन सा मंडल है, 10वां मंडल है। कौन सी थ्योरी है, पुरुषुक्त थ्योरी है। अबॉलिशन ऑफ कौन सा राइट है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपसे नहीं लिया जा सकता, आर्टिकल 17। मैंने बोला है आर्टिकल रट लो, पेपर में पूछेंगे। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अब ये आर्टिकल में बोल दिया गया है कि अनटचेबिलिटी किसी भी हालत में प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। आप उन्हें पानी पीने से, आप उन्हें कहीं जाने से, पब्लिक प्लेस पे उनकी छुआछूत आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। आज भी हो रहा है लेकिन लीगली अलाउड नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पकड़े गए तो जमानत भी नहीं होती इसमें। प्लीज अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाओ कि ना करे, इट्स रॉन्ग। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिश्ड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आप एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली दोनों तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिटली मतलब किसी को दिखा के कि तू ये है इसलिए हम तुझे ये नहीं देंगे। इम्प्लिसिटली कि आपने उनके खाने के बर्तन अलग रखे हुए हैं, पानी की ग्लासेस अलग रखे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, इट्स नॉट अलाउड, इट्स फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. It is absolute in nature. एक important point इसमें जो I have to tell you is कि आर्टिकल जो 17 है ना, वो not self enforceable नहीं है। सेल्फ एनफोर्सेबल का मतलब है ये खुद से एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता।
जो आप आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, सी शैल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इट सेज इट शैल बी पनिशेबल, अनटचेबिलिटी शैल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। व्हाट लॉ? कहीं बनाया आपने लॉ? नहीं बनाया, हाँ नहीं है ना अभी तक तो एग्जिस्टेंस में, तो सेल्फ एनफोर्सेबल नहीं है। इसके लिए हमें एक लॉ की जरूरत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, उसको बोलते हैं कि ये सेल्फ एनफोर्सेबल नहीं है, इसके लिए हमें कानून की जरूरत है। इसी वजह से लॉ इज टू बी मेड टू एनफोर्स दिस, तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976, क्योंकि ये आर्टिकल खुद से एग्जिस्टेंस खुद से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, कोई तो कानून चाहिए ना। मैंने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया अनटचेबिलिटी नहीं करनी, आप क्यों मानोगे? आपने लिख दिया हम क्यों माने? कानून चाहिए उसके लिए ना, तो इसके लिए इन्फोर्स करने के लिए कानून बनाया गया है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976। इसके अलावा और भी है, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज ऑन SC एंड ST एक्ट है, ठीक है, कि आप उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसमें हमने इसके आंसर के साथ हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। यू नो व्हेन आई डिस्कस MCQ ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि MCQ के आंसर के साथ साथ कुछ 2-3 चीज़ें और बता दूं जो मुझे तब स्ट्राइक कर रही हैं, पेपर में काम आएंगी, कब हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए वहाँ से, ठीक है। सो नाउ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब यहाँ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ वेरी बेसिक, ठीक है, मैंने लाइंस में नाम लिख दिए हैं राइट्स के, यू कैन ईजिली जज। हो सकता है फाइनल एग्जाम में या उस दिन पेपर में राइट्स की जगह आर्टिकल का नंबर दे दें कि 19, 20, 32, 33 दे दें, 33 फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। सो उसके लिए फंडामेंटल राइट के आर्टिकल याद होने चाहिए। मैं बारी बारी बोल रही हूँ, NCERT में नहीं दिए हुए हैं लेकिन पेपर में आएंगे। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल जबानी रटे होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के, DPSPs के, फंडामेंटल ड्यूटीज की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, पूछेंगे, ठीक है। और तब अब ये मत कहना कि NCERT में नहीं दिए। Which of the following is not a fundamental right? I told you right to equality है 14 से 18, right to reside at any place आर्टिकल 19 दिया हुआ है, सी right to property, right to practice any religion, ये नहीं है और ये है। right to property मैंने बताया था, right to property इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट था, जी हाँ था, लेकिन 44th कौन सी, याद कर लो, ये भी हो सकता है पूछ लें कि राइट टू प्रॉपर्टी पूछा भी हुआ आई थिंक पहले। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से अबॉलिश कर दिया गया है और एक ऑर्डिनरी राइट, एक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। इन दोनों में क्या फर्क था ये मैं फंडामेंटल राइट्स की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ये पूछ चुके हैं पहले कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा है, 1978 का ईयर है, याद कर लो, रट लो, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स हैं। हो सकता है फंडामेंटल राइट की कोई हेडिंग ना दी हो लेकिन उसका कोई प्रोविजन मेंशन कर दिया हो, इसलिए आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए, आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। मैं यहाँ स्पेसिफिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ओके। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओरिजिनली, व्हिच आई टोल्ड यू, वॉज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स enshrined in part 3 of the constitution, article 19 clause 1 sub clause F and article 13 dealt with it. इनिशियली आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इससे डील करता था, लेकिन 44th, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है, उसको हटाया जाता है और एक ऑर्डिनरी लीगल राइट या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना देते हैं आर्टिकल 300A में। ये आर्टिकल याद कर लो, इट्स इंपॉर्टेंट। तो कौन सी एक्ट से हटा है, 44th CA से हटा, और कौन से उसमें बनाया गया है, 300
ए में जो है उसको बना दिया गया है। अब कौन से आर्टिकल, पहले कौन से में था, 19 में, है ना, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और 31 डील कर रहे थे, अब 300 ए डील कर रहा है। ठीक है, याद कर लो। अब सिर्फ क्योंकि मैंने बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स को राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल 26 के अंडर। तो अगर ये पूछा जाए, अगर स्टेटमेंट आ जाए राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स फॉल्स, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू, अगर ये आ जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट फॉर रिलीजियस ग्रुप्स, ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू, इनके पास है लेकिन बाकी सिटीजन्स के पास नहीं है। बड़ी बेसिक और फाइन सा डिफरेंस है, लेकिन पेपर में पूछ लेंगे और ये याद कर लो। चले आगे, बहुत बढ़िया। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, बहुत बार बता दिया है, आर्टिकल 21। राइट टू, गाइस पेन को इशू कर रहा है, जस्ट पार्डन मी, ओके। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल का टाइटल है, उसके अंडर राइट टू प्रिवेसी आता है। प्रिवेसी में सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, इसी के अंडर कोर्ट आपको राइट देता है कि आप कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपकी हो सकती है। आपकी डिजिटल प्रिवेसी, है ना, कि आपका डिजिटल डेटा कोई चोरी नहीं करेगा, वो भी इसी के अंडर आता है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी जजमेंट हुई थी, उसमें ये डिक्लेयर किया था। आधार कार्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उसके ऊपर ये जजमेंट आई थी पुत्तुस्वामी केस में, और ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंडर आता है। कंटेम्प्रेरी सा टॉपिक है, यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, हो सकता है, एंड यू नो दीज बॉडीज ऑल ऑफ देम दे फॉलो द बिगर वंस, है ना, तो कभी आपको हो सकता है एनडीए में भी देखने को मिल जाए, सीडीएस में देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको सीयूईटी में भी देखने को मिल जाए कि राइट टू प्राइवेसी कौन से के अंडर है, आर्टिकल 21, क्योंकि आए दिन इस पे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, चलो। तो सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड प्रिवेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2017। केस का नाम याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू, यू नो, इफ यू रिमेंबर इट। ठीक है, द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, कि ये बहुत बेसिक है, ये राइट टू लाइफ की कोर वैल्यू बनाता है, एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द सेंस मीन्स कि आर्टिकल 21 तो बेसिक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर ये आता है, और बाकी फ्रीडम्स भी आप तभी इंजॉय कर पाओगे जब आप अपनी प्रिवेसी इंजॉय कर सकते हो। वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोप में, यूएस में इस राइट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं जैसे चाइना की हो गई, रशिया की हो गई, वहाँ देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, बॉडीली ऑटोनॉमी मीन्स जैसे सेक्स चेंज ऑपरेशंस होते हैं ना, सेक्स चेंज सर्जरीज होती हैं, यू नो, तो यू हैव द राइट, यू कैन डू दैट। राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, मैंने आपको बताया था डिजिटल स्पेस में आपका कोई भी डेटा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या कोई भी डेटा है, उसकी प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी ऑफ चॉइस, कि आपने कुछ भी चूज किया है, किसी को बताना है या नहीं बताना, वो भी आपकी चॉइस है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया था, आई थिंक 2-3 years बैक, इट वॉज asked in UPSC. It's said कि राइट टू मैरी one's पार्टनर, है ना, राइट टू मैरी समवन किसके अंडर आता है। उस टाइम बहुत एक केस बहुत मशहूर हुआ था, हादिया केस करके था। द गर्ल कन्वर्टेड टू इस्लाम बिकॉज हर हस्बैंड वाज अ मुस्लिम एंड शी विलिंगली कन्वर्टेड एंड शी मैरिड। उसके पेरेंट्स ने केस कर दिया कोर्ट में कि नहीं, इसने तो अनविलिंगली कन्वर्ट किया है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, शी इज एन अडल्ट, शी कैन मैरी whom ever she wants। आर्टिकल 21, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर ही दिया गया था कि आपका जिससे मन करे उससे आप शादी कर सकते हो। राइट टू मैरी, राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 21। तो जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी, मैंने तभी आपको बताया था, कोई भी राइट अगर नहीं दिया होता ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिर्फ राइट आर्टिकल 21 दिया होता, तो कोर्ट बाकी सारे राइट्स इसी से डिराइव कर लेता, क्योंकि ये इतना ब्रॉड
इतना वाइड इन स्कोप फंडामेंटल राइट है। ठीक है जी। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। आपको यूपीएससी जो भी एग्जाम्स लेती है ना, उसमें ये देखने को बहुत मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, आप कोई टैंपरिंग नहीं कर सकते, आप कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट तो ये हो गई। इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव नेवर बीन अमेंडेड। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट इज रॉन्ग। क्यों? एब्सोल्यूट तो नहीं है, अमेंडमेंट तो की जा सकती है ना उसके अंदर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सैक्रोसैंक्ट मतलब इतने पवित्र हैं कि इनके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं की जा सकती। ऐसा है? ऑब्वियसली छेड़ाखानी की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई इन पे। मैंने बताया हर राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो सैक्रोसैंक्ट तो नहीं है। देखो इमरजेंसी जब लगती है, इंडिया में लगी है इमरजेंसी, जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी मिसेस गांधी के टाइम में, तो फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए थे क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी। तो ऐसा हुआ नहीं है कि पहले की नहीं आपसे लिए नहीं गए हैं, ले सकते हो। कुछ राइट्स, दो राइट्स हैं आर्टिकल 20, 21 को छोड़ के, बाकी फंडामेंटल राइट्स आपके वापस लिए जा सकते हैं। सैक्रोसैंक्ट नहीं है। नेवर बीन अमेंडेड, अरे भाई क्यों नहीं अमेंडेड? मैंने बताया राइट टू एजुकेशन नहीं दिया आपको आर्टिकल 21A में, फंडामेंटल राइट दिया है ना आर्टिकल 21A में। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया है ना, अभी पढ़ाया मैंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अमेंडमेंट तो हुई है ना फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल भी हैं और अमेंड पहले भी किए गए हैं। कौन सी ट्रू है? ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है। आंसर क्या मार्क करोगे? नाइदर 1 2। हाय हाय, ठीक है, नाइदर 1 and 2। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, हो सकता है यहाँ ट्रू पूछ ले, हो सकता है यहाँ फॉल्स पूछ ले, आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान से करना। सो we'll see what does it says. Neither A or B, they are not sacrosanct or absolute, I told you, because they are subject to reasonable restrictions. Reasonable restrictions मैंने पढ़ाई हैं आपको कौन सी हैं। They have been amended, article 21A मैंने बताया था, right to education। यार ये भी याद कर लेना यार, पूछ ना ले। 21A 86th Constitutional Amendment Act, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी आस्क्ड। ओके, सो व्हेन आई कंटिन्यू विद द सेशन ना, मैं बीच में बताती रहूंगी कौन सी इंपॉर्टेंट है, और मे बी आई कैन गिव यू अ लिस्ट जो कि इंपॉर्टेंट है एंड देन यू कैन गो थ्रू दैट। नाउ वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स which of the following are available onto the citizens। this language को issue आ रहा है। which of the following are available to the citizens, on नहीं आएगा, to the citizens। right to equality, freedom of speech and expression, right to religious freedom, right to constitutional remedies। जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कौन से आर्टिकल, सिर्फ उनको 15, 16, 19, 29, 30 ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के पास हैं। इसके अलावा जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। बाकी राइट्स सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों एंजॉय कर सकते हैं, ये राइट लेकिन सिटीजन्स ही एंजॉय करते हैं। ये रट लो कौन से आर्टिकल हैं। 15 मैंने बताया था, नो डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आयुष्मान खुराना की फिल्म, आयुष्मान खुराना कहाँ कर रहे थे? सरकारी नौकरी कर रहे थे IPS की, तो 16 हो गया। सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ सिटीजन्स एलिजिबल हैं, पार्डन मी गाइस, सिर्फ सिटीजन्स अवेलेबल हैं, एलिजिबल हैं। 19 आयुष्मान खुराना बहुत ऊंचे तौर पे अपनी आवाज उठा रहे थे सिस्टम के खिलाफ, तो फिर ये हो गया 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 3 आर्टिकल तो आपको आयुष्मान खुराना साहब याद करा देंगे। 29 और 30 हो गए आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो कि माइनॉरिटीज के पास हैं कि वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट,
जो है कंजर्व कर सकते हैं और कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी ग्रांट देने में। तो 3 आर्टिकल आपको आयुष्मान खुराना साहब ने याद करा दिए, 2 अब आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ये आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं। तो राइट टू इक्वालिटी है क्या इसमें? जी नहीं, ये 14 है, ये सबके पास अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ जी 19 है, ये सिर्फ सिटीजन्स के पास है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 to 28 है ना। तो ये अच्छा ये उसमें नहीं है, तो ये भी सिटीजन्स के पास, ये फॉरेनर्स के पास भी अवेलेबल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, ये भी इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आर्टिकल बनेगा? सिर्फ आर्टिकल 19, ठीक है, क्योंकि आयुष्मान खुराना ने अपने किसके खिलाफ आवाज उठाई थी? सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। 15 कि वो भेदभाव नहीं होगा, फिल्म उनकी है। 16 वो सरकारी नौकरी कर रहे थे IPS की। 19 उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है जी, आई होप नाउ यू कैन learn it in a better manner. Right to freedom of speech and expression, 15 forbids discrimination on the basis of this, I told you. 16 public employment, 19 freedom of speech and expression, 29 and 30 cultural and educational rights. ठीक है ना? Okay, now we'll move on to the next question. It states which fundamental right was called heart and soul of the Constitution by डॉक्टर अंबेडकर। मैंने पढ़ाया था डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर अंबेडकर को हम मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। मॉडर्न मनु क्यों? एंशियंट टाइम में मनुस्मृति जो लॉ का जो टेक्स्ट था वो ऋषि मनु ने दिया था, बिलीव किया जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसमें, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है। नए इंडिया का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट करवाया, की सुपरविजन में ड्राफ्ट हुआ है, इसलिए इन्हें मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। पेपर में पूछ ले समवन हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु, डॉक्टर अंबेडकर इज कॉल्ड मॉडर्न मनु। हार्ट एंड सोल किसका बोला गया है? वेरी इजी, NCERT में दिया हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला है। ओनली राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, पार्डन मी, ओके okay yeah because it is the only right that makes the rest of the rights effective. आपके राइट्स तभी रिस्टोर किए जा सकते हैं अगर वायलेट हो गए हैं, तभी आप इंजॉय करोगे। अगर उसकी सुपरविजन के लिए कोई सिर पे बैठा है कि ठीक है अगर आपके राइट्स किसी ने वायलेट किए तो आप टेंशन मत लो, हम आपको राइट्स लेके देंगे, ठीक है। तो वो कौन सा आर्टिकल करता है? मैंने बताया था आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, रिट को हम ऑर्डर्स भी बोल देते हैं। रिट्स आर इशूड ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम वायलेशन। टाइप ऑफ रिट्स ये रही, हेबियस कॉर्पस, सर्जरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्यो वारंटो। ये रिट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, इन्हें रट लो। हो सकता है ये रिट और इसका मतलब ऐसे ऐसे आ जाए और मैच करने को आ जाए, पहले बहुत बार आ चुका है, दोबारा आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये रिट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। हेबियस कॉर्पस है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ, सर्जरी व्हाट, ठीक है। प्रोहिबिशन आप लोअर कोर्ट को बोलते हो कि अपनी जजमेंट रोको, ठीक है। मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करते हो कि अपना काम करो, ठीक है। तो ये सब रिट्स और उनके मतलब आपको पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में पहले भी आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। हार्ट एंड सोल किसको बोला गया है? आर्टिकल 32 को। अगर पेपर में पूछा जाए कि आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू करती है रिट, नहीं, आर्टिकल 32 से सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, ठीक है। हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 है आई थिंक, प्लीज चेक इट, लेकिन आर्टिकल 32 से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट इशू करता है। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट स्टेट्स हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की क्रॉलरी है, इन द सेंस मीन्स हमें पता है, मैंने बता दिया फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर, अभी मैंने बताई कैसे प्रोटेक्ट होती हैं, रिट से प्रोटेक्ट होती हैं।
कौन इशू करता है? कोर्ट्स इशू करते हैं। सुप्रीम लेवल पे कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर प्रोटेक्टर कौन होगा फंडामेंटल राइट्स का? कॉमन सेंस सेज सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है ना, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, सो द क्वेश्चन स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर। कोई भी एम्बिगुटी है लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट देगा। जो इन्होंने बोल दिया वो सत्य है, उसे आप चैलेंज या क्वेश्चन नहीं कर सकते। इवन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू दैट। कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स empowers the Supreme Court to issue orders or writs to reinstate the violated fundamental rights। ठीक है ना, प्रोटेक्टर कौन है फंडामेंटल राइट्स का? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल? 32। क्या करते हैं? रिट्स इशू करते हैं। 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल, सॉरी। और रिट्स के नाम और उनके प्रोविजंस याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में आएंगे। ठीक है ना जी? ओके, सो दैट वाज ऑल आज के एमसीक्यू सेशन में, है ना। हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, लेकिन उसके साथ पेरिफेरल टॉपिक्स भी डिस्कस किए। आई होप आज आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एंड आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम टुडे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।